तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपके क्वेश्चंस आएंगे और में क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं फटाफट आपको स्टार्ट कर दिया हूँ। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पूछा है, और किसका पूछा है, एक पहला इसका पूछा है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूछा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन इस तरीके का होता है। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया भी मिल जाए, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का हॉलो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। ये हॉलो रेक्टेंगुलर है, मतलब इतना ही पोर्शन है ये, ठीक है। ये वाला पोर्शन है। तो इस तरीके का अगर रेक्टेंगुलर मिलता है तो इसका मैं यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि जितना ये हाइट है उतना ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर इस तरीके के जाएगा, जितना ये है ना, जितना ये है इतना जाएगा, जितना ये है उतना ये इस तरीके से जाएगा। फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस ये जाएगा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट है ही सॉल्व करने का। और फिर बाद में इस तरीके से आएगा, और इसका जो सेंट्रल लाइन जा रही है ना, यहाँ पर इसका टाउ मैक्सिमम होगा। बस इस तरीके से आप बना लेना, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेना, इस तरीके से हो गया। ये तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हो गया। दूसरा इसमें बोला है कि एल सेक्शन का। तो एल सेक्शन कैसे होता है वो पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कि ताकि आपको मैं बता सकूँ कि एल सेक्शन अगर है तो उसका किस तरीके से बनेगा। तो एल सेक्शन अगर इस तरीके से ही होगा, एल सेक्शन ही दिया है, टी सेक्शन नहीं दिया है। तो एल सेक्शन कैसा होता है वो चीज़ें देख लीजिए पहले। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, एल सेक्शन। तो यहाँ पर एल सेक्शन अगर है तो किस तरीके से बनेगा वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर लॉजिक के बेस पे बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं, तो कैसे उसको करेंगे। अगर मान लीजिए कि एल सेक्शन आ गया, आई सेक्शन आ गया, तो कैसे उसका बनेगा, तो उसके लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया है तो कैसे आएगा, तो ये चीज़ें भी बहुत सिंपल सा है, सीधा सा क्या करने का। ये वाला सेक्शन की बात करें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये सीधा ऐसे आएगा, और जितना ये है उतना ये ऐसे जाएगा, ये जितना पार्ट है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का रहेगा, ओके। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखेंगे तो उसका इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये इतना पार्ट है इधर जाएगा, फिर उसके बाद से इस तरीके से आ जाएगा। एल सेक्शन का इस तरीके से आपको बन जाएगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम ये इसका किस कहाँ पर होगा, तो इसका मैक्सिमम देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो पूछा है वो पूछा है सर्कुलर सेक्शन का। बाकी आपको तो टेक्निक पता ही है फाइंड आउट करने का। तो सर्कुलर सेक्शन ऐसा होगा, ये होगा, इस तरीके का सर्कुलर होगा, ठीक है। फिर इसका जो होगा, इसका इस तरीके से होगा, और यहाँ पे उसके सेंटर पे टाउ मैक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, 4/3 टाउ एवरेज इतना होगा, ठीक है। टाउ 4/3 टाउ एवरेज इतना होगा। तो इस तरीके से आप ये सेक्शन बना के बता सकते हैं। ये स्ट्रेस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला ए पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A और का। और क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि राइट एजम्पशन मेड इन एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रस्ट, ठीक है। तो मैं वही लिख देता हूँ, सॉल्यूशन ही मैं लिख रहा हूँ, एजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ
सिंपल ट्रस का क्या एनालिसिस होगा, वही चीज़ों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वन बाय वन, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके। तो पहला जो है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ ए प्लेन ट्रस बोलो चाहे सिंपल ट्रस बोलो, ठीक है, सिंपल ट्रस बोलो या प्लेन ट्रस बोलो, तो पहला उसका एजम्पशन है, मेरे साथ आप भी लिख सकते हो, ऑल द जॉइंट्स आर पिंड, ठीक है, जितने भी जॉइंट होंगे वो सब कैसे होंगे, पिन जॉइंट होंगे, ठीक है, पिन जॉइंट होगा। दूसरा इसका एजम्पशन है कि द ट्रस इज लोडेड एट द जॉइंट ओनली, जितने भी लोडेड होंगे वो जॉइंट पर ही होंगे। द ट्रस इज लोडेड एट द जॉइंट्स ओनली, ठीक है, जॉइंट पे होंगे। तीसरा एजम्पशन ये दिए थे कि द ट्रस इज अ परफेक्ट ट्रस, ये होगा। चौथा अगर देखेंगे कि जो मेंबर है ट्रस का, द मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, या तो कंप्रेशन होगा या तो टेंशन होगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। पांचवा अगर लिखना है तो ये लिख सकते हो कि जो मेंबर है, द मेंबर्स ऑफ ए ट्रस आर स्लेंडर हो एंड स्ट्रेट होगा, ठीक है। और छठवां इसका एजम्पशंस में लिखोगे सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स आर निगलेक्टेड। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो निगलेक्ट कर देंगे, उसका कुछ वेट हम कंसीडर नहीं करेंगे कि उसका जो भी ट्रस्ट के मेंबर है उनका भी कुछ वेट है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो बी है, 4 का बी है, क्वेश्चन नंबर 4B वहाँ पर पूछ लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन, फॉर आई सेक्शन के लिए पूछा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मैं आपको शो करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4B है उसका स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। और आई सेक्शन मैं बना लेता हूँ, जिसमें आई सेक्शन पूछा है, इस तरीके का आई सेक्शन हो रहा है, जिसमें बोथ फ्लेंज का सेम दिया है, मतलब हमारा ये वाला जो सेक्शन बनेगा इस तरीके से बनाने के लिए भी ना ये लॉजिक अपनाना, तो आपको आसानी से हो जाएगा। जितना इधर लिए थे इतना ये भी इतना ले लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लेना, यहाँ पे भी थोड़ा ले लेना, सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा डिफरेंट बनेगा लेकिन समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायमेंशन कितना दे दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, आई सेक्शन है तो बोथ फ्लेंज, इसको फ्लेंज बोला जाता है, ठीक है। डायमेंशन इसके दिए हुए हैं, ये फ्लेंज है, सीधा सीधा होगा, लेकिन मेरा उतना सीधा नहीं बना है, आप सीधा बना लेना, ठीक है, स्केल से बना लेना। तो ये वाला डायमेंशन है 200 है और ये है आपका 20 mm में है, ये भी ये 200 होगा और ये 20 होगा। फिर उसके बाद से बोला है ये वेव जो है ये 20 का है और ये 200 है, यहाँ से यहाँ तक ये 200 mm इस तरीके का है। और इसका सिर्फ आई एक्सिस से पूछा है, तो आपको मैं बता दूं ये उसका एक्स एक्सिस है। और इसका अगर सिंपल से सिंपल सीधा बताऊं कि अगर ऐसे कंडीशंस होता है तो बोथ सेक्शन ये क्या है, बोथ एक्सिस से ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ऐसे लिख दोगे कि दिस सेक्शन, सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ, दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल है। और जब ऐसा होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है अगर आप सभी को नहीं पता है तो मेरा जो अप्लाइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, उस प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर नंबर 4 को देख लीजिए, उसमें सिमेट्रिक आप समझ में आ जाएगा। तो जब सिमेट्रिकल का मतलब यहीं पे बता देता हूँ कि ऐसा जो एक्सिस है जो हमें लग रहा है कि इक्वली 2 पार्ट में कर रहा है और दिख रहा भी रहा है कि अगर 200 है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 100 और इसका ये 100 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमको एक्स बार भी मिल जाता है 100 mm और वाई बार मिल जाता है टोटल कितना, ये 200
और ये 20 20 220 है, 220 का हाफ कितना हो जाएगा 120। ये हो गया दोनों, मुझे एक्स बार वाई बार डायरेक्टली मिल जाता है। और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आई एक्स एक्स कैलकुलेट करके बताओ, आई एक्स एक्स कैलकुलेट करके बताओ, ये क्वेश्चन में बोला है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कम समय में इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे कि जब भी आई एक्सेस का पूछ रहा है तो इसका पहले तो ये वाला डिस्टेंस h और इसका h सेम ही होगा, मतलब इसका जो निकाल रहा हूँ और इसका जो निकाल रहा हूँ वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे, देखिए आई एक्सेस जब भी निकालना है मुझे तो 3 पार्ट हैं, आई एक्स एक्स 1, आई एक्स एक्स 2 और आई एक्स एक्स 3, ये तीनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आई एक्स एक्स 1 निकालता हूँ मैं, यही आपका आई एक्स एक्स 3 भी है। ठीक है, क्योंकि उसका h का डिस्टेंस सेम है, फ्लेंज भी सेम है। तो ये कैसा होता है आई जी, ठीक है, प्लस ए एच स्क्वायर होता है। आई जी तुम्हारा बी डी क्यू अपन 12 है और प्लस एरिया उसका इंटू एच। एच क्या होता है वो भी बता देता हूँ। एच होता है आपका ये एक्सिस है और इसके हाफ यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, इसी को एच बोला जाता है। तो जितना ये है उतना ही तो ये भी होगा, सेम ही तो है, इसीलिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं बी डी क्यू अपन 12, मतलब बी तुम्हारा 12 है और ये 20 क्यू है अपन 12 है, प्लस एरिया आपका 200 इंटू 20 और एच कितना हो रहा है तो ध्यान से देखेंगे एक्स बार कितना आया था, एक्स बार में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्स बार तुम्हारा 100 है, ठीक है, एक्स बार तुम्हारा 100 है, 100 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दोगे। सिंपल सा मुझे डिस्टेंस ये चाहिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से ये 100 हो रहा है क्योंकि आधा आधा पे ये 100 और ये 10 110 आ रहा है, तो यहाँ पे 110 का स्क्वायर कर लेंगे, सीधा सीधा वैल्यू, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, पहले 20 का क्यूब कर लेंगे, फिर उसके बाद से इंटू 200 कर लो, डिवाइड बाई 12 कर लो, जो भी वैल्यू आई है उसमें क्या करना है प्लस करना, ब्रैकेट में क्या लिख देना 200 इंटू 20 इंटू 110 का स्क्वायर कर लेना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया 2 2 4 2 6 48.53 कर लो और इंटू 10⁻6 कर लो, mm⁻4, ये दोनों का मिल गया। ठीक है, ये आई एक्स एस 1 आई एक्स एस 2 का इतना आ गया। अब उसके बाद से मुझे क्या चाहिए, ये बीच का चाहिए इतना। अब इसमें देखोगे कि इसका यहाँ पर ही है और इसका हाफ यहीं पर आ रहा है, तो एच तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसका सिर्फ बी डी क्यू अपन 12 चाहिए, इसका जो चाहिए वो बी डी क्यू अपन 12 चाहिए। तो यहीं पर निकाल लेता हूँ मैं फटाफट, क्या होगा वेव का, अब वेव का चाहिए ना मुझे, आई एक्स एक्स 2 चाहिए, आई एक्स एक्स 2, और वो क्या होगा आई जी प्लस ए एच स्क्वायर होता है, जिसमें यहाँ पर h इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वहीं पर आ रहा है, तो सिर्फ बच जाएगा आई जी, और आई जी क्या है बी डी क्यू अपन 12, क्योंकि रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर में b कितना है ये 20 और ये है 200 क्यू अपन 12, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो निकाल लेता हूँ मैं, 200 का क्यू इंटू 20 डिवाइड बाई 12 कर लूँगा। तो जब डिवाइड बाई 12 मैं कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू आ जा रही है 123, मतलब 13.33 इंटू 10⁻6 आ जा रहा है, ये mm⁻4 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए आई एक्स एक्स, तो यहाँ पे आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3, तो यहाँ पे पहले की वैल्यू कितनी थी, यहाँ इतनी थी 48.53 इंटू 10⁻6 प्लस आई एक्स एस 2 इतना है 13.33 इंटू 10⁻6, और इसकी वैल्यू तो सेम यही है, सेम यही वैल्यू ये आई एक्स एस 3 की वैल्यू है, तो लिख लेंगे 48.53 इंटू 10⁻6, सब में 10⁻6 है, तो ये 48 ये वाली वैल्यू को कर लेंगे 13 प्लस 48.53 प्लस 48.53 कर देते हैं तो इतनी वैल्यू आ जाती है 48.53 प्लस 48.53 प्लस 13.33,
कितनी आ गई 110.39 इंटू 10⁻6 mm⁻4 हो गया। ये आपका IXX आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। फिर बाद में एक लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का C, ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 7 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। अब बोला है कि फाइंड फोर्स मेंबर इन ट्रस। अब ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर में आपको फोर्स मेंबर का फोर्स बताना है। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और उसके कैलकुलेशंस भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे ट्रस बना रहा हूँ मैं, इस तरीके का है। एक यहाँ पर लोड है 4 किलो न्यूटन, एक यहाँ पर लोड है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। ये भी 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो सब ये 60 डिग्री ही होगा, सब ये 60 डिग्री दिया है। यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर दिया है और ये भी 2 मीटर दिया है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब भी ये ट्रस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को लेके चिंतित रहते हैं कि सर ऐसे कैसे है कि इनके सभी मेंबर, यहाँ पे नामकरण तो हमने दिया नहीं, शायद फिगर में नाम दिया हो तो हम देख लेते हैं। नाम नहीं दिया तो अपने हिसाब से हम नाम लिख लेंगे इसके, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ A B, यहाँ पे C, यहाँ पर D और यहाँ पर E लिख लिया, ठीक है, इस तरीके का। तो सबसे पहले जब भी इसका करेंगे तो हमको यहाँ पर A का रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये RA चाहिए और ये RB चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि रिएक्शन जब भी इसके कैलकुलेट करने होंगे तो देखिए 2 ही लोड हैं, तो आपको मैंने बताया कि समेशन B = 0 कर लेने का। तो यहाँ पे RA ऊपर की डायरेक्शन में, RB = क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। एक इक्वेशन ये बन जा रहा है, ठीक है। और एक आप बना लोगे आपका मोमेंट को लेके, ठीक है। एक अगर मोमेंट को अगर लोगे तो एक देखोगे कि मैं यहाँ पर मोमेंट अगर ले रहा हूँ, टेकिंग मोमेंट एट A ले रहा हूँ, MA = 0, तो यहाँ पर देखोगे कि मैं एंटी क्लॉकवाइज को इस तरफ ले लेता हूँ, क्लॉकवाइज को इस तरफ ले लेता हूँ। यहाँ पे RB इंटू कितना डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पर देखिए RB इंटू A पर लिया है ना, तो RB इंटू डिस्टेंस इतना कितना है 4 है, तो 4 ले लिया, ठीक है। उसके बाद और कोई तो है नहीं, इक्वल टू अब क्लॉकवाइज। अब ये देखिए ये इसका थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि ये वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये वैल्यू है 4, ये 4 है, ठीक है। अब 4 से इसका डिस्टेंस कितना है, तो आपको सीधा पता है कि ये अगर 2 है तो इसका हाफ हो जाएगा 1। फिर उसके बाद से दूसरा है 2, ये 2 है, ठीक है, ये वाला जो है ये 2 है, तो यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ तो 2 है और ये 1, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये 4 और ये 2 3 या 6, 10 हो गया। 10/4 करेंगे, 10/4 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2.5 आ गया, ये 2.5 हो गया। तो RA कितना हो जाएगा, देखिए 2.5 इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ये 10/4 किया 2.5 और ये जो 2.5 आ गया, तो यहाँ पे अगर RB की वैल्यू 2.5 करेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 - 2.5 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई RA की 3.5, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया किलो न्यूटन, ये भी आ गया किलो न्यूटन। तो ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गया 3.5 किलो न्यूटन और इसका आ गया 2.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर से आगे का मैं आपको कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ। अब जॉइंट हम A लेंगे, पहला जॉइंट लेकर दे लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास आया उसके बेस पे मैं कैलकुलेशन करते जाता हूँ, ठीक है। एक पेपर ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस। हालांकि इस पर मैंने वीडियोज नहीं बनाए हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं। तो मैं सबसे पहले जॉइंट A लेता हूँ, जॉइंट A लिया,
ठीक है। अब जॉइंट ए पर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मान लीजिए ये जॉइंट है, एक तो आपका इधर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए एफ ए सी होगा, ठीक है, और एक तो तुम्हारा ये इस तरीके से होगा, आया होगा एफ ए डी, और एक है तुम्हारा इस तरीके का जो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है, ये ए जॉइंट था। तो इस तरीके से अगर देखोगे यहाँ पर ध्यान से तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पर अगर ए है तो ए की इसको इंक्लाइंड अगर बनाते हो, क्योंकि ये सब तो 60 डिग्री है, यहाँ से ये 60 डिग्री है, तो अगर इसको देखो ये वाला जो है इसको अगर इंक्लाइंड बनाते हो तो ये उसके सामने वाला एंगल होगा, तो साइन होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ए डी साइन 60। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तो आपके सामने है ही है, ये वैल्यू तो आपके सामने है 3.5 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक ये इसका इसी का एक तो ये भी तो बनेगा एफ ए डी कॉस 60 डिग्री, और एक ऑलरेडी यहाँ पर है इस डायरेक्शन में एफ ए सी, ठीक है, एक एफ ए सी है। तो यहाँ पर अगर वर्टिकल सम ऑफ वर्टिकल को अगर देखोगे इसके कंडीशन से 0 होना चाहिए, इसके एक और वर्टिकल से, तो ये एफ ए डी इक्वल टू ये ऊपर है ये नीचे है तो इसके इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ ए डी साइन 60 इक्वल टू 3.5, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मतलब वैल्यू में कर लेंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर डिवाइड करोगे, सीधा क्या करोगे कि 3.5 अपन साइन 60 कर लेना, तो 3.5 डिवाइड बाई साइन अगर 60 डिग्री करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 4. एफ ए डी आ गया आपका 4.04 किलो न्यूटन, ये आपका निकल के आ गया, एफ ए डी आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको समेशन एच इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल का सम इक्वल टू 0 करोगे तो ये इधर है ये इधर है, तो ये क्या आ गया एफ ए सी इक्वल टू एफ ए डी कॉस 60, और एफ ए डी तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना 4.04 इंटू कॉस 60, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कॉस 60 डिग्री अगर कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका एफ ए सी, जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई 2.02, ये 60 डिग्री है किलो न्यूटन आ गई। तो यहाँ पे एफ ए सी और एफ ए डी मिल गया, एक तो मेंबर, ये दो मेंबर का तो आपको दिख गया, ठीक है, किलो न्यूटन मिल गया। अब ज्वाइंट में डी लेता हूँ, ठीक है, अभी तक मैंने कौन सा ज्वाइंट लिया था, देखिए ए ज्वाइंट लिया था, इस ज्वाइंट लेने से मुझे ये और ये दोनों मिल गए। अब ये ज्वाइंट लूँगा तो इससे ये दोनों जुड़े हुए हैं तो ये दोनों भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं ले रहा हूँ ज्वाइंट डी, ठीक है, ज्वाइंट डी, यहाँ पे ज्वाइंट ए लिया था, यहाँ पे ज्वाइंट डी ले रहा हूँ। तो ज्वाइंट डी पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो तुम्हारा यहाँ पर डी जो था, ये डी पॉइंट जो है, एक तो ऐसे आया था और लोड आपको पता है यहाँ पर 4 किलो न्यूटन का लोड था, एक ऐसे 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री बना रहा था, इस तरीके से जाएगा क्योंकि ये आ रहा है तो इसको रोकेगा, ये भी इसको रोकेगा, एफ डी सी है ये और ये एफ ए डी है, ठीक है, ये भी इधर से 60 डिग्री बनाएगा, ये भी 60 डिग्री है, इस तरीके का है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं इसको इक्वलिटी, इसको तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसके इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए। और एक यहाँ पर ये भी तो लोड है, ये भी आएगा एफ डी ई, देखिए ये लोड मैंने लगाया है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये डायरेक्शन मेरा सही है, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा निगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन गलत होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, हमने डायरेक्शन जो भी लगाया है ये जब भी इसको सॉल्व करने पे अगर इसका आंसर निगेटिव आ जाता है तो समझ लो कि ये डायरेक्शन जो सेट किया है वो गलत सेट किया है, ये चीज़ें लॉजिक होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक तो ऊपर से आया इस 4 किलो न्यूटन का, एक यहाँ पर इस इंक्लाइंड का जो अगर देखोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है, ये एक तो एफ डी ई तो है ही है, इस इंक्लाइंड को देखोगे तो एक आपका बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में बनेगा, और क्या बनेगा एफ डी सी, और देखिए ऐसे डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सामने बनेगा ना, सामने तो साइन आएगा कि कॉस आएगा। देखिए अगर इस तरीके से लेते हैं तो एक तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री के सामने, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे डीसी की बात कर रहा है ना, तो
तो इस डायरेक्शन में है तो इधर जा रहा है, तो इसके सामने वाला, हाँ ये तो कॉस बनेगा, ये इसके सामने हो रहा है ना, ये तो ये कॉस का होगा, या एंगल ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये अपोजिट, ये अगर होगा तो ये अपोजिट होगा तो साइन होगा, ये तो कॉस हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। और एक बन जाएगा ऐसे FDC साइन 60 डिग्री। फिर इसका भी एक तो आपका कैसे बनेगा, एक तो ऐसा हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा FAD कॉस 60, और एक तो आपका ऐसे बनेगा FAD साइन 60। अभी इन्हीं को तो बैलेंस करना है, वही हमारा लॉजिक लगाना है। समेशन V इक्वल टू 0 अगर लगाते हैं तो ये दो ऊपर हैं एक नीचे है, ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन और ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया FAD साइन 60 डिग्री प्लस FDC साइन 60 इक्वल टू 4। वर्टिकल में देखोगे तो ये लॉजिक लगाओगे, ठीक है। अब ये लॉजिक अगर आप लगा देते हो, ठीक है, और एक चीज़ तो आपको पता है कि ये जो FAD और FDC जो है, FAD और FDC की वैल्यू में आपको FAD पता है, वो पुट कर दोगे, ठीक है। अभी सॉल्व किए ही है, देखिए ये 4.04 है इंटू साइन 60 है, और FDC हमें नहीं पता है, ठीक है, और ये साइन 60 डिग्री इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझिएगा, ये वाली वैल्यू इसमें 4 में ऐड कर देंगे, तो ये जो 4.04 साइन 60 डिग्री है जो भी आ रहा है उसमें हम ये 4 को, देखिए ये इधर क्या है, ये प्लस है, उधर जाके क्या आएगा माइनस होगा, तो ये 4 माइनस जो भी आएगा ये माइनस कर देंगे और साइन 60 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड साइन 60। तो आपकी वैल्यू आ जा रही है FDC की, वो आ रही है 0.57, पॉजिटिव आ रही है, मतलब डायरेक्शन हमने जो लिया है वो सही लिया है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब डायरेक्शन जो लिया है वो सही लिया है। तो FDC भी मुझे मिल गया, ठीक है। इधर से FDE भी मिल जाएगा, इधर से FDE मिल जाएगा जब हॉरिजेंटल को लेंगे। तो हॉरिजेंटल को ले रहे हो अगर ध्यान से देखो, तो हॉरिजेंटल मतलब ये इस डायरेक्शन में इधर है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको FAD cos 60 इक्वल टू FDE प्लस FDC cos 60 डिग्री। अब देखिए FDC मैंने फाइंड आउट कर दिया, FDE हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर FAD cos 60 है ना, तो FAD cos 60 हम निकाल लेते हैं। FAD की हमें वैल्यू पता है 4.04 है, cos 60 कर लो, और यहाँ माइनस FDC cos 60 कर लो इक्वल टू FDE मिल जाएगा, ठीक है। तो FDE की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस करना है ना, 4.04 इंटू cos 60 जो वैल्यू आ रही है उसमें माइनस करेंगे। FDC की वैल्यू ये है 0.57 cos 60, तो ये भी आ रहा है, प्लस में आ रहा है 1.735, मतलब ये हमारा जो वैल्यू लिया है डायरेक्शन वो सही लिया है, प्लस में आ रहा है तो मतलब सही है, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू भी मेरी कैलकुलेट हो गई। अब मेरे पास जो बचा हुआ है मेंबर, वो कौन सा मेंबर बचा हुआ है, वो आगे के मेंबर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए आगे जॉइंट C ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जॉइंट C ले लूँगा। चलिए जॉइंट C भी ले लेते हैं फटाफट। देखिए थोड़ा सा क्या है, ध्यान में रखेंगे तो सारे मेंबर आपके हाथ में आ जाएंगे, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जॉइंट C ले लेते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पर अब ले रहा हूँ जॉइंट C ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ तो यहाँ के साथ ये और ये आपके सामने दिख जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में जॉइंट B लेंगे तब ये वाला मेंबर मिलेगा। तो सभी मेंबर को फाइंड आउट करने के लिए तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करने ही पड़ेंगे। तो चलिए हम जॉइंट C ले लेते हैं, आपके सामने देखिए जॉइंट मैंने C ले लिया, ठीक है। अब जॉइंट C के पास अगर देखेंगे ध्यान से तो आपके सामने एक तो ऐसे दिख रहा है सीधा सीधा, इस तरीके के यहाँ पे C है इस तरीके से, और एक तो आया है, ठीक है, और एक इस तरीके से गया है, ये FDC है, और एक ये FEC है, यहाँ C है, यहाँ पे FAC है, और यहाँ पे FBC है, ठीक है। देखिए अगर कोई चीज़ भी गलत लेते हैं ना तो उसका वैल्यू माइनस में हो जाता है, ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब इसके इक्वली मैं
डायग्राम बना के बताऊँ तो ध्यान से समझना। एक तो आपके सामने ये है सीधा सीधा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, सीधा ये FAC और ये FBC। एक देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इंक्लाइंट को, इसको अगर दो पार्ट में बनाएंगे तो एक तो आपका ये आएगा FEC, EC है, ठीक है, EC लिख लेना, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, cos 60 डिग्री। और एक आपका नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगा FEC sin 60 डिग्री। ये बनाने आपका आना चाहिए कि दो, कोई भी इंक्लाइंड है उसको दो कंपोनेंट में कैसे बांटेंगे। अभी ये इस तरफ है ना, तो इसको कैसे होगा, ये वाला जो होगा कॉस हो जाएगा, ठीक है, FDC cos 60 डिग्री। और एक ये बनेगा इसका, वो होगा FDC sin 60 डिग्री। ये इस तरीके से बन गया। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दो ही तो हमको लेके चल रहे हैं। अब वर्टिकल में कौन से, ये दोनों हैं, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा FCE sin 60 इक्वल टू FDC sin 60। यही है FCE इक्वल टू, ये जो चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। FDC हमारा कैलकुलेट है, तो ये जो FCE है यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 1.735, इसका 0.57 आया था, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.57 आया था। तो 0.57 इंटू साइन 60 करो, 0.57 साइन 60 डिग्री पुट किया और डिवाइड बाय साइन 60 कर दो। ये साइन 60 कैंसल, ये जितनी वैल्यू इसकी है वही वैल्यू तो आ जाएगी, सीधी सीधी बात, 0.57। क्या कर रहा हूँ मैं भी, साइन 60 है तो कैंसिल ही हो गया। तो जो FCE है वही FDC होगा, ये वैल्यू आ गई किलो न्यूटन, ठीक है। ये चीज़ें मिल गई। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल का लेना है, तो 0 लोगे तो ये दोनों इधर है, ये दोनों इधर हैं, तो ले लेंगे। देखिए FAC प्लस FDC cos 60 इक्वल टू FBC प्लस FEC cos 60 डिग्री। यही है वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे वैल्यू मिल जाएंगे। देखिए FAC हमने निकाला था 2.02, FDC भी निकाल चुके हैं 0.57 cos 60, FBC हमको नहीं पता, FEC हम निकाल चुके हैं। FEC की वैल्यू ये क्या निकाले, 0.57, ये भी आ रहा था cos 60। यहाँ पे दिखेगा तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल दिख रही हैं ना, 0.57 cos 60, 0.57 cos 60, क्योंकि FD cos 60 और FEC और FDC ये दोनों बराबर ही हैं। FDC और FCE बोलो चाहे EC बोलो, ये बराबर ही हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये वैल्यू FBC इक्वल टू क्या आ गया, 2.02 आ गया कि नहीं किलो न्यूटन, ये मिल गया, ठीक है। जितना ये है उतना ये भी हो रहा है, तो ये मिल गया। अब जॉइंट B ले लेते हैं। जॉइंट B लेने से मुझे सब मिल जाएगा, जॉइंट B लेने पे मुझे बाकी सबका आइडिया मिल जाएगा। तो जॉइंट B पे देखेंगे, यहाँ B था, एक यहाँ से आया था FBE, एक यहाँ से इस तरफ गया है, ठीक है, देख सकते हो ना, ठीक है, FBC। और फिर उसके बाद से यहाँ की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी और रिएक्शन कितना आया था कैलकुलेट करने पे, 2.5 आया था, ठीक है। तो इसको भी तोड़ बना लेते हैं, इसके इक्वल टू, देखिए ये दोनों तो सेम ही हैं, ये तो वही रहेंगे FBC, और ये भी वही रहेगा 2.5 किलो न्यूटन। इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, तो एक तो आपका ये आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। ये वाला जो मैं बना रहा हूँ इसका आ रहा है FBE cos 60 आ जाएगा, और ये वाला जो है FBE sin 60 आ गया। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको देख लो कि अगर V इक्वल टू 0 कर दे तो FBC इक्वल टू FBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में अगर देख रहे हो तो FBE cos 60, और ये BE फाइंड आउट है, ठीक है। BE की वैल्यू जो अगर देखेंगे तो ये हमें नहीं पता है, लेकिन BC की वैल्यू हमें पता है। BC 2.20 है, डिवाइड कर देंगे तो ये FBE की वैल्यू आपको मिल जाएगी
BC की वैल्यू जो आई है वो 2.02 है, 2.02, और ये cos 60 डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जा रही है 4.04 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसको अगर देखोगे इसके बराबर ये करोगे, मतलब FBE sin 60 इक्वल टू 2.5 करोगे तो इसके बेस पे भी एक मिल जाएगा। 2.5 डिवाइड बाई sin 60 अगर करते हो तो भी यही आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं तो अलग क्यों हो रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर तो एक वैल्यू आ जाता है। चलो ये एक वैल्यू निकल गई ना, तो FBE तो चाहिए था, उसकी ज़रूरत ही नहीं करने का। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई है, तो ये हमारे सामने अप्रॉक्सीमेट सब वैल्यू मेरा निकल के आ गया है। और सबकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर अगर लिख के देखता हूँ तो आपको सीधा सीधा इसका डायग्राम भी पता चल जाएगा और सभी मेंबर का फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगा। सभी मैंने तो निकाल लिया है, देखिए FBE भी निकाल लिया, और डायरेक्शन जैसा जैसा दिया है उसी तरीके से डायरेक्शन हम लगा के और बता सकते हैं कि क्या है इसका फोर्स टेबल। एक फोर्स टेबल हम बना लेते हैं। 7 मार्क्स का है तो इतना आसान तो क्वेश्चन देगा नहीं, हो सकता है इसी में से 7 मार्क्स से क्वेश्चन हर बार पूछे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से इसको प्रैक्टिस कर लेना, कि ताकि ये आपके आसान बन सके, इजी हो सके। ठीक है, इजी तभी बनता है कि जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फोर्स टेबल में देखिए, एक तो आपका आ जाएगा AD, AC, DE, DC, EC, BC, BE। ठीक है, ये सब क्या थे, मेंबर थे। ठीक है, ये मेंबर थे। अब उसके फोर्स चाहिए, ये मेंबर थे, इनके फोर्स, और फिर उसके बाद से इसका नेचर चाहिए। ठीक है, अब हमने AD भी फाइंड आउट किया है, तो 1 बाय 1 मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, जो मैंने AD फाइंड आउट किया वो कितना है, 4.04। ठीक है, 4.04 आया है। ओके, फिर बाद में FAC जो फाइंड आउट किया है, AC वो कितना है, 2.02। फिर जो DC फाइंड आउट किया है, DC वो कितना है, 0.57। और DE जो फाइंड आउट किया है 1.735 आया है। फिर EC जो कैलकुलेट किया है, EC वाला वैल्यू जो कैलकुलेट किया है वो 0.57 ही है। फिर BC 2.02 है, और फिर बाद में BE आपका 4.04 है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू। अब नेचर जो बताना है तो ध्यान से देखिएगा कि इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव नेचर है, इसका टेंसाइल है, इसका कंप्रेसिव है, इसका टेंसाइल है, इसका कंप्रेसिव, इसका टेंसाइल आ रहा है, इसका कंप्रेसिव आ रहा है। इसका चाहे तो आप डायग्राम पे बना के देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका डायग्राम बना के देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया था इसी में मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये जो डायग्राम आपके सामने था, इसके सामने इसके डायरेक्शन को भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखिए एक तो मैंने इधर लिया था तो ये इसको ऑब्वियसली इधर जाएगा, ये इधर लिया था तो ये इधर जाएगा, ये इधर आया था तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने इसका इधर लिया था तो ये ऑब्वियसली इधर आ जाएगा। ओके, फिर एक मैंने यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये वाला मैंने ये लिया था, ये इधर लिया था मैंने। ठीक है, इस तरफ लिया था तो ये ऑब्वियसली इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर गया और ये इधर आया था, और इसमें एक इधर और ये इधर आया था। तो देख सकते हैं टेंसाइल नेचर बता रहा है यहाँ पे। तो हर चीज़ों का अलग अलग कॉन्सेप्ट के जरिए मैंने हर चीज़ें तो लिख के बता ही दी है। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेचर भी बता ही दिया है मैंने।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट कंप्लीट हुआ, 14 मार्क्स का ये भी था, ठीक है टोटल। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे।